गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे आप सब लोग। तो जैसा कि आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है अपना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। सबसे पहले अपन हेडिंग डाल लेते हैं और उसका मीनिंग समझने को ट्राई करते हैं। पहले हेडिंग डालेंगे सब लोग। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आपको इसकी हेडिंग से क्या लग रहा है? अगर आप थोड़ा ध्यान से इसकी हेडिंग देखो तो इसमें क्या लिखा हुआ है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रो को हम जनरली चार्ज से कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो जब चार्ज के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कुछ चीजें इंड्यूस होने वाली इसमें, और वो इंड्यूस क्या होगा उसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और वो कैसे इंड्यूस होगा वो हम देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले ये फिनोमेना किसके द्वारा डिस्कवर किया गया? जो डिस्कवर किया वो किया है माइकल फैराडे सर ने। तो उनको कैसे पता चला है तो अपन पहले वो देखते हैं। तो वो एक दिन किसी लैब में अपना काम कर रहे थे, तो उनके पास में कहीं एक लूप रखा हुआ था, और जिस लैब में वो अपना काम कर रहे थे उसमें मैग्नेटिक फील्ड ऑन था। सडन जैसे ही उन्होंने मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया तो उन्होंने देखा कि जो लूप उन्होंने रखा हुआ था वो अंदर वायर लूप, उस पर सडन करंट आना स्टार्ट हुआ, ठीक है। इसमें क्या आना स्टार्ट हुआ? करंट मान लो कि आ गया। तो इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने इस वजह को जानना स्टार्ट किया, और इसका जो इंडक्शन हुआ, जो इंड्यूस हुआ, इसी को हम बोलेंगे EMI। अगर इसमें करंट आया तो कहीं ना कहीं इसमें EMF भी बना होगा, क्योंकि अपने आप तो इसमें करंट आ नहीं सकता। मान लेते हैं कि हम इसमें EMF बना, तो इस E की वैल्यू क्या होती है ये सब हम EMI में पढ़ने वाले हैं, और एक क्यों इंड्यूस हुआ वो भी हम इसमें जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेंगे कि EMI क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी। डेफिनेशन क्या होगी इसकी? When a conductor is placed in a varying magnetic field, then a electromotive force will be produced across that conductor. That is known, defined as electromotive force. उसी को अपन बोलेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है। तो क्या होगी इसकी हेडिंग? तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब हमने किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो उसमें क्या प्रोड्यूस हुआ? उसमें करंट आया। तो करंट की वजह क्या है? कोई ना कोई EMF आया होगा। तो इसी EMF का प्रोडक्शन क्या होता है? EMI। इसको अपन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है? तो जब उन्होंने डिस्कवर किया तो अब डाल लेते एक बार फैराडेज यही सारी बात फैराडेज ने अपने लॉ में बताई। क्या बताई? उनका पहला लॉ, फर्स्ट लॉ था उनका, when a conductor is placed in a varying magnetic field, then a electromotive force will be produced। तो ये बात उन्होंने फर्स्ट लॉ में बताई। क्या बताई? कि जब भी हम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में किसी कंडक्टर को रखेंगे तो उसमें एक EMI प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सेकंड जो लॉ था उनका, उन्होंने उसमें बताया कि जो EMF होगा उसकी वैल्यू होगी d∅dt, मतलब रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो EMF को उन्होंने इस तरीके से डिफाइन किया। अब ये फ्लक्स क्या होता है? अभी तक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कौन सा फ्लक्स पढ़ते थे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फ्लक्स आएगा उसको बोलेंगे अपन मैग्नेटिक फ्लक्स। आप चाहो तो इसको ΔΦm लिख सकते हो। याद रहे कि ये कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स। तो हम मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालेंगे? हेडिंग डालेंगे अपनी मैग्नेटिक फ्लक्स।
ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की तरह ही हम इसमें निकालेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता था कि किसी एरिया से जब इलेक्ट्रिक फील्ड पास होता था तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका जो इसके अलोंग जो कंपोनेंट आता था उसको जब अपन पूरे एरिया से मल्टीप्लाई करते थे तो अपना क्या आता था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि भाई अगर अपन देखें तो क्या होता था E cos थीटा इनटू एरिया। अगर हम यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैग्नेटिक फील्ड ले लेते हैं तो यहाँ फ्लक्स क्या होगा अपना मैग्नेटिक फ्लक्स, ये हो जाएगा B का इसके अलोंग कंपोनेंट इनटू एरिया वेक्टर। ठीक है, अगर ये एंगल अपना मान लेते हैं कि ये एंगल क्या है अपना थीटा है, ये अपना मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, तो इन दोनों का कंपोनेंट क्या होगा सेम इस तरीके से लिख लेंगे B cos थीटा इनटू एरिया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम BA cos थीटा। और अगर अपन इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहे तो ये हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये अपना क्या हो जाएगा हाई बी की वैल्यू। तो इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं पहले कि मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि किसी एरिया से उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जो पास होता है उसका एरिया के साथ डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पे एक बार। मान लो कि ये कोई लूप है, इसका ये एक्सिस है, ठीक है, इसमें इसका एरिया वेक्टर क्या कहां होगा इसके परपेंडिकुलर, मान लेते हैं कि इसका एरिया वेक्टर है, तो इससे किसी थीटा एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा है। ये एंगल अपना हो गया थीटा, तो इसका फ्लक्स क्या हो जाएगा B cos थीटा, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर। तो ये क्या वैल्यू आ गई अपनी, ये फ्लक्स की वैल्यू आ गई अपनी। ठीक है, अब कुछ न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं इस पे। तो क्वेश्चन से लिखेंगे कि अपने पास एक लूप है, वो लूप क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इजिकल टू 25। ये मान लेते हैं कि अपने पास कोई लूप है। ये किसकी इक्वेशन है आपने पढ़ी होगी, ये सर्कल की इक्वेशन होती है। ठीक है, इसका सेंटर क्या होगा अपना 0,0। ठीक है, और हमें बताया गया है कि एक्स वाई प्लेन से 60 डिग्री पर मैग्नेटिक फील्ड है, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या है दे रखी है अपन को 60 डिग्री विद एक्स वाई प्लेन। ठीक है, और हमें पूछ लिया जाता है कि इसके मैग्नेटिक फ्लक्स बताओ। हमें क्या पूछा गया है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फ्लक्स। कैसे निकालेंगे, ये एक लूप बनाएगा। ठीक है, ये अपने वायर की इक्वेशन है, ये जो अपना लूप है उसकी इक्वेशन दे रही है हमें। तो ये हो गया अपना एक्स वाई प्लेन। इस प्लेन में अपना एक लूप रखा हुआ है, ये लूप अपना इस तरीके से रखा हुआ है।
इससे 60 डिग्री पर बी की डायरेक्शन है, इसका फ्लक्स हमें निकालना है। तो फ्लक्स क्या हो जाएगा, बी का परपेंडिकुलर कंपोनेंट। तो इस डायरेक्शन में कौन सा कंपोनेंट आएगा, इस डायरेक्शन में अपन कंपोनेंट लेते हैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। तो इसका एरिया वेक्टर की डायरेक्शन कौन सी है, ये जेड डायरेक्शन में। तो इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या आएगा, ये आ जाएगा b sin 60। अगर हमें b की वैल्यू दे दी जाए, मान लो b की वैल्यू है अपने पास ये हमें b की वैल्यू दे रखी है, मान लो क्या हो जाएगी इसकी वैल्यू 2√3/5 टेस्ला। ठीक है, अब हमें निकालनी है फ्लक्स की वैल्यू। तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, फ्लक्स की वैल्यू दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा, b sin 60। ध्यान रखें, हमेशा ऐसा नहीं कि आप cos थीटा ध्यान रखो, कभी कभी हमें देखना sin थीटा भी लेना पड़ सकता है। ध्यान क्या रखना है कि इसका कंपोनेंट की डायरेक्शन में लेना है, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में। एरिया वेक्टर कहाँ है, ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा अपना b sin 60 इनटू एरिया। b की वैल्यू अपन को दे रखी है, क्या दे रखी है 2√5 2√3 डिवाइड बाय 5। sin 60 कितना होता है, √3/2। इसका एरिया क्या हो जाएगा, आपने सर्कल की इक्वेशन पढ़ी होगी, ये क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है x² + y² = r²। इसका r क्या आ जाएगा यहाँ से 5। तो अगर यहाँ अगर आप लिखे इसको πr², r कितना लगे 5 आ जाएगा अपना 5 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आ रही है यहाँ से, ये आ जाएगी √3 से ये 3 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा अपना। तो 3/5, इस 5 से 5 कैंसिल आउट हो जाएगा अपना। तो यहाँ से आएगा अपना वैल्यू क्या आ जाएगी 5 की 5 ये आएगी अपनी वेबर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं एक और। अगर आपको दिख नहीं रहा हो मैं साइड में लिख देता हूं। ये वैल्यू आई अपनी है I पाई वेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं अपन इसी पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हमें एक प्लेन दे रखा है, एक लूप रखा हुआ है, उसका प्लेन दिया हुआ है हमें। उसका प्लेन क्या है x + y + z = 5। मान लो कि इस प्लेन में अपना कोई एक दूसरा लूप रखा हुआ है और उस लूप की रेडियस हमको दे रखी है कि रेडियस ऑफ द लूप, रेडियस क्या दे रखी है हमें मान लो इसकी रेडियस दे रखी है तो उन्होंने 5 मीटर। ठीक है, और हमें बताया गया है कि ये लूप इस प्लेन में रखा हुआ है और हमें b की डायरेक्शन दे रखी है कि अपने जो b की वैल्यू है वो है 2i k + 5j k टेस्ला। और हमें पूछ लिया जाता है कि बताओ इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स कितना होगा। तो हमें पूछ रखा है 5 की वैल्यू, ये हमें पूछा हुआ है। कैसे निकालेंगे, फ्लक्स क्या होता है अपना एरिया वेक्टर और बी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट, वही लगाएंगे अपन यहाँ। 5b क्या हो जाएगा अपना b डॉट a। तो अपना मैग्नेटिक फ्लक्स कितना है, सॉरी मैग्नेटिक फील्ड कितना है 2i k + 5j k 2i k + 5j। एरिया वेक्टर क्या है अपना, ध्यान रहे ये एक प्लेन की इक्वेशन है, आपने प्लेन में क्या पढ़ा है। इसका एरिया वेक्टर क्या होता है n कैप, इसके परपेंडिकुलर जिसको अपन बोल सकते हैं i k + j k +
देखिए ये हो जाएगा। अगर इसको थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करें तो किसी एक का इसका यहाँ 2 लिख लो, यहाँ अपना हो जाएगा 2kk। ठीक है, अब यहाँ से हमें निकालना है फ्लक्स। हमारा फ्लक्स क्या हो जाएगा, ik प्लस jk प्लस 2kk। इसकी वैल्यू क्या आएगी, डॉट प्रोडक्ट करो इसका, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस 5 प्लस 0, तो क्या आ रही है वैल्यू यहाँ से आ रही है 7 वेबर। तो यहां से हमने क्या सीखा, मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब हमारा मेन पर्पस क्या था, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना, क्योंकि टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं अपन कि किस तरीके से अगर अपन किसी कंडक्टर को वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो ईएमएफ आई कैसे क्रिएट होता है और कितना होता है, तो उसकी वैल्यू अपन को निकालनी। ठीक है, तो फैराडे सर का दूसरा लॉ क्या था, उसमें मैग्नेट के बारे में बताया था उन्होंने, क्या था वो कि ईएमएफ की जो वैल्यू होती है वो होती है रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स डिवाइड बाय, ये था फाई क्या होता है अपने पास, बी डॉट है, या फिर पूरा कॉलेज को देख क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। ठीक है, हम चाहते हैं कि इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस हो, तो हमें इसमें समय के साथ चेंज लाना है। तो चेंज कितने तरीके से ला सकते हैं हम चाहे तो बी को टाइम के साथ वेरी करवाए, या फिर हो सकता है कि हम एरिया को टाइम के साथ वेरी करवाए, या फिर हम इस एंगल को टाइम के साथ वेरी करें। तो ये 3 तरीके अपने पास बनते हैं, या हो सकता है किसी 2 को एक साथ ले लें या तीनों को एक साथ वेरी कर दें। तो हमें लाना है 5 वे वेरिएशन। ठीक है, तो हम पहला केस लेते हैं कि जब हम सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को वेरी करेंगे। ठीक है, फर्स्ट व्हेन मैग्नेटिक फील्ड वेरी, पहला केस क्या लिया हमने कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड की उसकी मैग्नीट्यूड को वेरी करते हैं, डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं लाएंगे, हम सिर्फ फिलहाल क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है उसको वेरी कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं हमें दिया हुआ है v = 2t टेस्ला। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब b की वैल्यू t = 0 पर 0 थी, फिर t = 1 पर आते आते 2 हो गई, फिर 2 पे कितनी हो गई है 4। इस तरीके से ये वेरी कर रही है। और इसके डायरेक्शन की अगर बात करें तो हम बात करते हैं तो इसको ले लेते हैं अपन जेके, मतलब y डायरेक्शन में ये सब हो रहा है। ठीक है, और दूसरा लेते हैं हम प्लेन या कंडक्टर हम वही लूप लेंगे, तो लूप की इक्वेशन लिख लेते हैं अपन ये हमारा लूप हो गया। तो कौन से प्लेन में होगा ये लूप, एक्स और जेड प्लेन में, बी कौन से प्लेन में अपना वाई प्लेन में। ठीक है, तो दोनों के वजह से एक फ्लक्स बनेगा। फ्लक्स क्या होता है, एरिया इनटू बी। ये अपना मान लो कि एक्स वाई प्लेन है, एक्स जेड प्लेन है, तो ये हो जाएगा अपना वाई, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। इसका ये प्लेन इसमें आ गया, लेकिन इसका अगर एरिया वेक्टर की बात करें तो कौन से एरिया वेक्टर कौन से डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा, और ये भी वाई डायरेक्शन में है। ठीक है, तो इसका एरिया वेक्टर भी इधर जाएगा। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, तो अपना cos थीटा हो जाएगा 1। तो बस सीधा कर देते हैं b इंटू a, अपना फाई कितना हो जाएगा ba
बी कितना दे रखा अपन को 2t, हमें क्या दे रखा है कि एरिया की बात करें तो ये लूप सर्कुलर लूप है, सर्कुलर लूप का एरिया कैसे निकालते हैं पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू वैसे जैसे भी हमने थोड़ी देर पहले फाइंड की थी, इसको स्टैंडर्ड से देखते थे x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इसको तो आर स्क्वायर, तो यहाँ से आर की वैल्यू क्या आ रही है हमने 6 आ गई, 6 को हम यहाँ पुट कर देते हैं तो ये अपना बनेगा 4 पाई इंटू 2 8 पाई टी। हम चाहते हैं कि इसमें कितना EMF प्रोड्यूस होगा, तो EMF किसे निकालते हैं d∅ बाई dt, तो EMF क्या हो जाएगा अपना d∅ बाई dt, फाई कितना अपना 8 पाई t, b 8 पाई t dt, इसकी वैल्यू कितनी आएगी, ये आ जाएगी 8 पाई। तो इसका EMF कितना प्रोड्यूस होगा 8 पाई। अगर इसमें हमें करंट भी निकालना हो, मान लो इसमें कोई रेजिस्टेंस दे दे हमें कि अगर इसी लूप का मैं बोल देता हूं इसका रेजिस्टेंस है पाई ओम, तो बताओ इसमें कितना करंट फ्लो होगा, तो करंट कैसे निकालते थे हम, ये हमारा लूप हो गया, इसमें ये बैटरी मान लेते हैं अपन, ये बैटरी है, इसमें कितना EMF है 8 पाई। अगर इसका रेजिस्टेंस हमें दे दिया जाए कि इसका रेजिस्टेंस R है, R की वैल्यू हमें दे रखी है पाई ओम, हमें निकालना है कि इसमें करंट की वैल्यू बताओ, कैसे निकालेंगे, E इक्वल टू आई आर से, R अपना दे रखा है हमें, E दे रखा है, तो ये हो जाएगा 8 पाई इक्वल टू आई टू पाई। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आई की वैल्यू आ गई 8 एम्पियर। ठीक है, तो हमें जब भी अगर फ्लक्स अपने पास आ गया और हमें समय के साथ पता है कि वेरी कर रहा है, तो d∅ बाई dt से हम क्या निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब वोल्टेज। तो वो वोल्ट आ गया अपने पास, अगर उसका हमें रेजिस्टेंस भी दे दिया जाए तो हम उस लूप में करंट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो करंट की वैल्यू कितनी आ गई अपनी 8 एम्पियर। ये करंट कब बह रहा है, जब लूप कंप्लीट हो, लेकिन हो सकता है कि ये लूप कहीं से ब्रेक हो, मान लेते हैं हम इस लूप को यहाँ ब्रेक कर देते हैं तो क्या होगा, करंट नहीं बहेगा, लेकिन EMF अभी भी इसमें प्रोड्यूस होगा। ठीक है, लेकिन ये ओपन सर्किट होने की वजह से इसमें करंट जीरो हो जाएगा। तो ध्यान क्या रखना है, जो EMF प्रोड्यूस होता है वो इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि जो लूप है वो कंप्लीटली क्लोज है या फिर ओपन है, सिर्फ करंट उस बात पर डिपेंड करेगा। अभी भी अगर इसकी EMF की वैल्यू निकालेंगे अपन, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की वैल्यू, तो क्या आएगी, अभी भी आएगी 8 पाई। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट लेते हैं हम, कि हम एरिया को चेंज करवा के देखते हैं। एरिया इज चेंजिंग विथ टाइम। ठीक है, अभी कैसे चेंज करते हैं, मान लो इस रीजन में कोई मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी वैल्यू हमें दे रखी है 2 टेस्ला। ठीक है, जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, उसकी डायरेक्शन क्या है, इनवर्ट, और हम इसमें लूप इंसर्ट करवाते हैं जिसकी वेलोसिटी मान लेते हैं कि v वेलोसिटी है, और अब इसका रेजिस्टेंस भी ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस मान लेते हैं कि इसका रेजिस्टेंस r है। ठीक है, और अगर आप इसकी लेंथ की बात करें तो इसकी ये वाली लेंथ है, वर्टिकल वाली लेंथ, ये हो जाएगी मान लो कि 2 मीटर है, L = 2 मीटर,
और हमें पूछ लिया जाए कि बताओ इसमें करंट कितना बहेगा। पहली बात तो ये है इसमें फ्लक्स की वैल्यू वेरी कर रही है क्योंकि बी सेम है, लेकिन एरिया तो धीरे धीरे बढ़ेगा। जब एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स बढ़ेगा, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है बी ए cos थीटा। cos थीटा हमेशा कांस्टेंट है, ये थीटा में हमको वेरी कर नहीं रहे, तो क्या होगा, क्योंकि एरिया वेक्टर बी परपेंडिकुलर है इस प्लेन के परपेंडिकुलर, और मैग्नेटिक फील्ड ये भी परपेंडिकुलर है, दोनों के बीच एंगल कितना हो गया 0, तो cos थीटा तो हो गया 1, तो b तो अपना 5 हो गया b इंटू a। लेकिन हमें निकालना है कि इसमें a वेव कितना होगा, तो कैसे निकालेंगे अपन, d phi बाय dt। तो इसमें एरिया जो है वो वेरी कर रहा है। अब एरिया में पूरा वाला नहीं लेंगे, वो एरिया लेंगे जिसमें मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का एरिया तो वो क्या हो जाएगा, मान लेते हैं कि t टाइम ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, d की वैल्यू को t टाइम देकर क्या हो गया b टू t, लेंथ कितनी इसकी 2 मीटर, तो ये एरिया क्या हो जाएगा b इंटू टी इंटू एल, एरिया हो गया। अगर इसमें dA बाई dt हम निकाले, यहां से अगर हम देखें d फाई बाई dt, हमारा d फाई बाई dt क्या हो जाएगा d ba बाई dt। तो यहां से भी हमारा कांस्टेंट है, एरिया चेंज हो रहा है, तो हम इसको लिख सकते हैं b dA बाई dt, और dA बाई dt की वैल्यू हम यहां से निकालेंगे, यहां से d बाई dt की वैल्यू क्या आएगी, यहां से आएगी ये b btl on dt, तो ये आ जाएगा हमारा b इंटू l। इसको हम यहाँ पुट कर देते हैं, तो हमारा d फाई बाई dt क्या आ गया, जिसको हम बोलेंगे EMF इजिकल टू d फाई b dt। इसकी वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास b, और ये हमारा dA बाई dt, इसको रख देंगे हम यहाँ, ये आ जाएगा b l। यहाँ से EMF कितना आ गया हमारा, वो आ जाएगा b v l। ये सेम चीज हमने एक बार पहले पढ़ा था, हम देखा था कि जब सॉरी हम बाद में डिस्कस करेंगे, वैसे हमने पढ़ा था कि जब कोई रोड थी, अगर वो भी वेलोसिटी से जा रही हो तो उसके कारण भी ई जो आएगा वो बी वी एल ही आएगा। हम इस सब बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अभी ध्यान रखें। अब हम देख लेते हैं तीसरा पॉइंट। उससे पहले अगर हमें इसमें करंट निकालना है, करंट क्या करेंगे, हमारे पास आ गया EMF, इसका रेजिस्टेंस आ गया, तो V इक्वल टू IR करके हम इसका करंट निकाल लेंगे। तो क्या करंट आएगा इसमें करंट आ जाएगा E इक्वल टू I R। ये हमें क्या दे रखा है, ये हमें दे रखा है BVL, R क्या दे रखा है हमें, RO दे रखा है। BVL इक्वल टू I R, यहाँ से I कितना आ जाएगा हमारा, I आ जाएगा BVL डिवाइड बाई R। ये इतना करंट हमारे लूप में फ्लो होगा। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए। पहले पॉइंट में हमने क्या किया था, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा था। सेकंड पॉइंट में क्या किया हमने, अब एरिया को चेंज किया समय के साथ। अब तीसरा पॉइंट होगा हमारा कि जब हम थीटा को टाइम के साथ वेरी करवाए, ठीक है। तीसरा केस पढ़ लेते हैं। When angle between area vector and magnetic field, area vector and magnetic field is varying, मतलब जब हमारा एंगल एरिया वेक्टर के बीच में और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में वेरी कर रहा हो। जैसे हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं कि मान लो कि हमारे पास एक लूप है
और इस डायरेक्शन से अपना मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, इसकी वैल्यू मान लेते हैं कि B है। ठीक है, तो इसमें से इसमें 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसमें हमेशा B और A के बीच में एंगल चेंज होगा, क्योंकि इसमें जब जैसे ये रोटेट करेगा, अगर मान लेते कि ओमेगा से रोटेट कर रहा है, एक जब स्टार्टिंग में मान लें कि ये और ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो समय के साथ एंगल कैसे चेंज होगा, t टाइम के बाद इसका एंगल कितना डेविएट हो जाएगा, ओमेगा इनटू t। तो t टाइम के बाद मान लेते स्टार्टिंग के बाद इसका एंगल हो जाएगा ओमेगा इनटू t। तो b डॉट a करेंगे अगर हम, तो क्या आएगा, b a cos थीटा। थीटा क्या हो जाएगा हमारा, ओमेगा इनटू t। तो यहां से फाई क्या बनेगा हमारा, फाई बनेगा b a cos ओमेगा t। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि इसमें EMF कितना प्रोड्यूस हो वो निकालना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, उसको टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। तो हम इसको अब टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ EMF। क्या होगा, d फाई बाई dt। फाई कितना हमारे पास, b a cos थीटा। थीटा को आप रख देंगे ओमेगा t dt। तो यहां से हमारी वैल्यू क्या निकल के आएगी, ba दोनों कांस्टेंट है, cos का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, sin ओमेगा t। जब ओमेगा t को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या बाहर आ जाएगा हमारा ओमेगा। हम इसको लिख सकते हैं ba ओमेगा cos ओमेगा t। ये क्या आया, ये आया वैल्यू ऑफ EMF। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां जो हमारा E आया वो भी वेरी कर रहा है, वो भी समय के साथ वेरी कर रहा है, क्योंकि ओमेगा t टाइम के साथ वेरी कर रहा है। अगर हमें पूछा जाए कि E की वैल्यू, अगर इसका हम ग्राफ बना के देखें तो क्या ग्राफ आएगा समय के साथ, t बराबर 0 पर ये वैल्यू मैक्सिमम है और cos को फ्लो करेगी। ठीक है, तो ये क्या ग्राफ आ जाएगा हमारा E और T के बीच में, साइनोसॉइडल। ठीक है, ग्राफ बनेगा। हमें पूछा जाए कि E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, तो E की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, जब ये वैल्यू 1 के बराबर होगी, क्योंकि साइन और cos की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम इसको बना देंगे ये 1। ये 1 कब होगा, जब थीटा 0 होगा। थीटा 0 कब होगा, जब t बराबर 0 हो। अगर हमें पूछा जाए कि इसकी वैल्यू 0 कब होगी, 0 कब होगी, जब ये वैल्यू 0 हो। और cos थीटा की वैल्यू 0 कब होती है, जब ये पाई बाई 2 हो। तो हम पूछा जाए हमें E बराबर 0 कब होगा, तो हम क्या बताएंगे कि b a ओमेगा cos ओमेगा t की वैल्यू 0 होनी चाहिए। 0 कब होगा, जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा, जब थीटा पाई बाई 2 होगा। ओमेगा t हो जाएगा अपना a पाई बाई 2। तो यहां से टाइम की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, टाइम आ जाएगा n पाई बाई 2 ओमेगा। इस तरीके से हम टाइम वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब कभी ये मैक्सिमम होगा, फिर धीरे धीरे 0 होगा, फिर से मैक्सिमम होगा, लेकिन इसकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। मतलब जब बैटरी मान लो कि पहले इस डायरेक्शन में बन रही होगी, तो कुछ समय के बाद पाई बाई इस टाइम के बाद अगर n की वैल्यू 1 रखें तो पाई बाई 2 ओमेगा के बाद ये टाइम क्या हो जाएगा ना, पाई बाई 2 ओमेगा। इसके बाद इस बैटरी की वैल्यू पोलैरिटी क्या हो जाएगी, ऑपोजिट। तो इसकी पोलैरिटी चेंज कब होगी, t बराबर पाई बाई 2 ओमेगा पर।
अब इसमें करंट नेगेटिव डायरेक्शन में फ्लो होना स्टार्ट कर देगा। तो यहाँ से हमें समझ में आ गया कि ईएमएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जब हम ये सब पढ़ रहे थे तो हमें इतना तो पता चला कि भाई ईएमएफ की वैल्यू d∅dt आई, लेकिन हमने अभी तक एक बार इस बात का जिक्र नहीं किया कि इसकी डायरेक्शन किस तरफ आई। हमने अभी तक मैंने जब भी लिया है आई की वैल्यू मेरे हिसाब से कहीं भी कंसीडर कर ली और एक्चुअल में मैंने आई निकाला, लेकिन वैल्यू निकाली, लेकिन एक्चुअल में मैंने ये नहीं बताया आपको कि आई की डायरेक्शन क्या होगी या फिर ईएमएफ की पोलैरिटी किस तरफ होगी। तो वो चीज हम डिफाइन करते हैं। उसके लिए हमारे पास एक नए वैज्ञानिक आए साइंटिस्ट जिनका नाम था लेंज सर। तो उन्होंने क्या किया, इसकी डायरेक्शन डिफाइन की। तो सबसे पहले देखते हैं लेंज लॉ। तो लेंज लॉ हमें क्या बताता है, लेंज लॉ ये हमें ये बताता है कि जिस वजह से ये ईएमएफ प्रोड्यूस हुआ है उसके द्वारा जो करंट आएगा वो करंट के द्वारा वापस अपने खुद का एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा और वो मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से प्रोड्यूस होगा जिसे इसको प्रोड्यूस किया है कि उसको ही कैंसिल करने की कोशिश करेगा। मतलब हम सीधे शब्दों में कह सकते हैं कि जो इसका जन्मदाता है ये उन्हीं का नाश करने की कोशिश करेगा, उन्हीं को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। ओके, ध्यान से देखो, मैंने एक लूप लिया, इसमें अगर मैं मानूं t के जो है वो है 2t, ये क्या होगा, इसके ईएमएफ आएगा तो वो इस तरीके से आना चाहिए कि इस मैग्नेटिक फील्ड जो है इसको कम करने बढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, बाहर निकालेगा। तो क्या होगा, कम आई, बाहर कैसे निकालेगा। हमने क्या पढ़ा था, करंट की डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, एंटी क्लॉकवाइज, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अगर किसी वायर में करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज होती थी तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या आती थी, उसमें आती थी अंदर की साइड, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज लेते थे तो करंट की डायरेक्शन क्या होती थी, बाहर की साइड। ठीक है, यही कॉन्सेप्ट हम इसमें आएंगे। तो हमें पता है E की वैल्यू समय के साथ बढ़ रही है तो ये आई तरीके से प्रोड्यूस होगा, इसको कम करने की कोशिश करेगा। कम कैसे करेगा, इसके द्वारा जो आने वाला है, सॉरी जो भी आने वाला है वो बाहर की साइड आने वाला है। तो बाहर की साइड कब आएगा, जब इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होगी। अगर मैं इसकी जगह B की वैल्यू लेता हूं 2/T, तो क्या हो रहा है इसमें B की वैल्यू क्या हो रही है, समय के साथ कम हो रही है, क्योंकि t बराबर अगर 0 पे बात करें तो इनफाइनाइट था लगभग, तो 1 पर हम बात करें तो 2 था, 2 पे जाएंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो B की वैल्यू समय के साथ क्या हो रही है, घट रही है। मान लेते हैं कि स्टार्टिंग में इसकी डायरेक्शन है इनवर्ट, पूरे समय के साथ कम हो रही है, तो ये आई इस तरीके से अपनी डायरेक्शन लेगा कि इसके कारण जो B आएगा वो इसको बढ़ाने की कोशिश करेगा। और ये तब बढ़ेगा जब आने वाले B की डायरेक्शन भी इसी के सपोर्टिव हो, मतलब इसी के अलोंग हो। तो इसके अलोंग कब आएगी, जब आई क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा। तो लेंज सर ने हमें यही बताया कि direction of the EMF will be like this, that it always try to destroy that cause of production। मतलब जिस कॉज से ये प्रोडक्ट हुआ है उसी को ये डिस्ट्रॉय करने का ट्राई करेगा, ये लेंज सर ने हमें बताया अपने लॉ में। ठीक है, तो अगर आप पहले वाले को फैराडे लॉ को और दोनों को कंबाइन कर देते हैं तो क्या होगा, एक से हमें मैग्नीट्यूड मिल जाएगा और दूसरे से डायरेक्शन। तो हमारा अब यहां से परफेक्ट फॉर्मूला क्या बनता है, AMF इज इक्वल टू माइनस d∅v बाय dt। d∅ by dt कहां से आए,
कहाँ से आए, ये आया फ्रेड लॉ से, और ये माइनस साइन कहाँ से आया, ये आया लेंज लॉ से। ये किसकी देन है, लेंज लॉ की, और ये फ्रेड लॉ की, ठीक है। यहाँ से की वैल्यू आ जाएगी हमारी d/dt, ठीक है। तो ये लेंज लॉ किस पे डिपेंडेंट होता है, लेंज लॉ डिपेंडेंट होता है नेचुरल डिफाइंड होता है, पहला होता है एनर्जी कंजर्वेशन, और दूसरा होता है न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक्शन रिएक्शन लॉ। क्योंकि एक दूसरे का अपोज करते हैं और एनर्जी कंजर्वेशन होती है, तो इन दोनों को मिलाकर लेंज सर ने ये बताया कि ये हमेशा इसका अपोज करेगा। तो यहाँ से हमारे पास परफेक्ट फॉर्मूला निकल के आता है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अभी तक यहीं रखते हैं फिलहाल, ठीक है।